तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जैसे हम सभी बच्चों के लिए या हम सभी नॉर्मल लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन है, वैसे ही जितने दिव्यांग लोग हैं उन लोग के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है। तो डिटेल में समझेंगे किस तरीके से क्या क्या चीजें रहती हैं, इन सबको डिस्क्राइब करते हुए मैं आप लोग को समझाऊंगा। बस आपको ईमानदारी से घर पे पढ़ना है बस। बट पढ़ना क्या है, तो दोस्तों ये रहा आप लोग का कंप्लीट कंटेंट, जो सिलेबस है आप लोग का। इन सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 26-27 के अकॉर्डिंग। तो टेंशन मत लिया करो कि यार भैया जो भी चीजें आप पढ़ाने वाले हो क्या इस सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, बिल्कुल 100% होने वाली है। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि देखो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ना दिव्यांग लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिफरेंटली एबल पर्सन लोगों की बात करेंगे। मतलब डिसेबल लोगों की हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में बात करने वाले। जैसे डिसेबल लोग हैं उन लोग को ऐसा लगता होगा कि यार उन लोग की लाइफ अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जैसे नॉर्मल लोग खेलते कूद रहे हैं, स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनको भी इस चीज का मौका मिल पा रहा है? तो दोस्तों याद रखना आज के इस मॉडर्न जमाने के अंदर तो जितने भी डिसेबल पर्सन है उनके पास भी राइट टू पार्टिसिपेशन है कि वो लोग भी स्पोर्ट्स के अंदर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को दिखा के अपने देश का नाम, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं कि यार भले ही मैं डिफरेंटली एबल क्यों ना, उसके बावजूद भी मैं अपने देश का नाम और फैमिली का नाम आगे लेकर जा रहा हूं। तो सेम दोस्तों अगर डिफरेंटली एबल पर्सन है या फिर CWSN का बच्चा है, उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि दोस्तों वो लोग भी फिजिकल एजुकेशन में मैं कह सकता हूं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको भी कंप्लीट टाइप का सपोर्ट सिस्टम आज के टाइम में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही सारी चीजों को जानने वाले हैं। इन सब के अलावा कई लोगों को ना कंफ्यूजन होता है, लाइक फिजिकल एजुकेशन, ये तो नॉर्मल लोगों की बात हो गई। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि नॉर्मल लोगों के लिए हम लोग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, अब वो चाहे स्पोर्ट्स क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो। लेकिन जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सन है, मतलब डिसेबल लोग हैं, उन लोग के लिए किस टाइप का स्पोर्ट्स होता है, उसके लिए कुछ अलग टर्म यूज होती है कि जी हाँ होती है। उसे हम लोग कहते हैं एडेप्टिव स्पोर्ट्स या डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है एडेप्टिव। तो एडेप्टिव जब भी आ जाएगा समझ लेना डिसेबल लोगों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन, बट लेकिन जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए जो फिजिकल एजुकेशन है उसके लिए वर्डिंग यूज होगी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम लोग APE के नाम से भी जानते हैं। अब ये APE करता क्या है दोस्तों? ये करता ये है दोस्तों कि दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके अंदर हम लोग कैसे उनका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सके, स्पोर्ट्स की फील्ड में आके वो अपने आप को हेल्दी रख सके और साथ में दोस्तों लोगों के साथ सोशल हो पाए, मेंटली अपने आप को और ज्यादा बेटर बना पाए। ये सारी चीजें उसे एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के दम पे ही मिलती है। तो ये चीज याद रहेगी सब लोग को। तो वही चीज मैंने भी आप लोग को कहा कि यार याद रखना इसके दम पे हम कर क्या रहे, उनके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट कराने का काम कर रहे हैं। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया ये जो हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, इसका मेन एम क्या है? तो दोस्तों इसका मेन एम ये है कि यार हम लोग ना सोसाइटी के अंदर इंक्लूजन लेकर आ सके। दुनिया भर के जितने भी डिसेबल लोग हैं वो लोग ये जरूर सोचते होंगे कि यार नॉर्मल लोगों के कंपेयर में हम लोग एकदम अलग से हो गए, लोग हमें पूछते नहीं है, बात नहीं करते हैं, हमें बाकी चीजों में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल पाता या वो खुद शर्माते रहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ सोसाइटी में एक किस्म से डिफरेंशिएशन आ चुका है नॉर्मल लोग और डिफरेंटली एबल लोगों के बीच में। इन सब के बैरियर को हटाने का काम इंक्लूजन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे नॉर्मल लोग और साथ ही साथ डिसेबल लोग साथ में आके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में उनको इंडिपेंडेंस देने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, दुनिया के सामने उनका नाम बनेगा, तो कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज भी तो डेवलप होगी ना। और एक और बात अगर मैं कहूं तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। सीधी बात है यार, स्पोर्ट्स की फील्ड में आने की वजह से हेल्दी लाइफस्टाइल होगी उनकी। अगर स्पोर्ट्स में अच्छा खेलेंगे तो पैसे भी कमा सकते हो लोग और शान और शौकत तो मिलती है स्पोर्ट्स के दम पे। तो कंप्लीट चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले दोस्तों। तो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को देखने को मिलने वाला है वो है डिसेबिलिटी। क्या आखिर ये डिसेबिलिटी होती क्या है? तो डिसेबिलिटी में कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसेबिलिटी एक किस्म का लिमिटेशन है, मतलब जो आप लोग फंक्शंस कर रहे हो, मतलब मैं इस बुक को उठा के यहां से यहां रख रहा हूं, अगर मेरा हाथ ये काम करना ही बंद कर जाए तो क्या मैं इसको उठा के यहां से यहां रख पाऊंगा? नहीं रख पाऊंगा। सेम ऐसे ही कोई मुझे कुछ चीज समझा रहा है और कह रहा है कि इस चीज को ऐसे करो, अगर मेरे अंदर वो रीजनिंग और लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं है तो मेरे फंक्शंस में लिमिटेशन लग जाएगा, मैं उस काम को कर नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को कहते हैं हम लोग डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या है, इसका सिंपल वे में समझने की कोशिश करो कि किसी भी पर्सन के अंदर फिजिकल या फिर मेंटल लिमिटेशंस लग जाना, जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाए या जो भी वो काम कर रहा है उसको इफेक्टिवली ना कर पाना, कहलाता है दोस्तों डिसेबिलिटी। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि डिसेबिलिटी कैसे हो सकती है? बाय बर्थ भी हो सकती है या फिर किसी भी टाइप का कोई मतलब कुछ चीज हो गई, लाइक एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से भी आप लोग को डिसेबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको डिसेबिलिटी समझाया, आप डिफरेंट बुक्स
बुक्स ओपन करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट बुक के अंदर अलग अलग तरीके से डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है, बट अल्टीमेट गोल क्या है कि काम में या किसी भी वर्क में लिमिटेशंस लग जाना, चाहे वो फिजिकली लग रहा हो या मेंटली लग रहा हो। तो वही चीज आप लोग को यहाँ लिखी हुई है कि डिफरेंट सोसाइटीज में डिसेबिलिटी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस चीज के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। यही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है कि डिसेबिलिटी इज एन इंपेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल। आई होप क्लियर नहीं भी हो तो अभी आगे समझ में आ जाएगा, अभी बस समझते हुए चलो। यहां तक क्लियर हुआ सब लोग को। इसके अलावा देखो एक और चीज लिखी हुई, बहुत ही इजी वाली डेफिनेशन कि डिसेबिलिटी क्या होता है, इनएबिलिटी टू डू वर्क दैट इज कॉल्ड एज डिसेबिलिटी। अब कोई मुझे कह रहा है कि दौड़ कर दिखाओ और मेरे पैर ही नहीं है तो मैं कैसे दौड़ूंगा, तो लिमिटेशंस लग गए ना एक किस्म से, मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूं, वही मेरे लिए डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी जो होती है दोस्तों, ये लाइफ टाइम एक किस्म से एक्टिविटीज में लिमिटेशन लगाने का काम करता है दोस्तों। याद रखना, ये बाय बर्थ भी हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख दिया हूं, अगर आप चाहो तो एग्जामिनेशन में ये जरूर लिख देना कि डिसेबिलिटी इज द फंक्शनल लिमिटेशन, है ना, एक किस्म से फंक्शनल लिमिटेशन है। मैं इस बुक को यहां से वहां नहीं रख पा रहा हूं अगर मेरा ये हाथ ही काम नहीं कर रहा है तो, या फिर एक किस्म से रिस्ट्रिक्शन है ऑफ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। आई होप समझ में आ रहा है। तो डिसेबिलिटी क्लियर हुआ सब लोग को। डिसेबिलिटी या तो फिजिकल हो सकती है या मेंटल हो सकती है। अगर इन दोनों चीजों के अंदर लिमिटेशंस लग जा रहे हैं जिससे कि आप किसी भी काम को कर नहीं पा रहे तो वो डिसेबिलिटी है। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी, क्या डिसेबिलिटी परमानेंट होती है? जी हाँ, डिसेबिलिटी परमानेंट आप लोग को देखने को मिलती है। दोस्तों दूसरा जो आपका टॉपिक होता है वो है आप लोग का डिसऑर्डर। कई लोगों को ना सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूजन होता है कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है। तो डिसेबिलिटी परमानेंट आप लोग को देखने को मिलती है, लेकिन डिसऑर्डर जो होता है दोस्तों वो टेम्परेरी होता है। बट आखिर ये डिसऑर्डर होता क्या है? डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसे टाइप की कंडीशन होती है जहां पे स्पेसिफिकली जो आपका माइंड है वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरह वर्क नहीं करता है, उसके अंदर एक किस्म से हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर। अब डिसऑर्डर को अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो आप लोगों ने देखे होंगे आपके सोसाइटी में भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको भी वो मेंटल रिगार्डिंग प्रॉब्लम होता है ना, उन सबको डिसऑर्डर्स है। बट एक चीज मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं, डिसऑर्डर भी डिसेबिलिटी का ही पार्ट होता है। कैसे? तो जैसे आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, डिसेबिलिटी बेसिकली ना मेनली जो आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 3 टाइप से होती है, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और थर्ड होती है फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसे ही दोस्तों डिसेबिलिटी का एक और टाइप होता है वो है डिसऑर्डर। जो मेंटल रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स पे फेस करने वाली जो डिसेबिलिटी है उसे डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों ये टेम्परेरी होती है, ठीक भी हो जाती है, लेकिन डिसेबिलिटी जो है ठीक नहीं हो पाती। डिसऑर्डर जो होता है दोस्तों ये इन तीनों से एकदम डिफरेंट है, इस वजह से हम लोग डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को अलग अलग करके ही पढ़ते हैं और आपको भी अलग अलग करके ही पढ़ना है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डिसेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? फंक्शंस पे लिमिटेशंस लग जाना, चाहे वो कॉग्निटिव पॉइंट से हो, इंटेलेक्चुअल पॉइंट से हो या फिजिकल फॉर्म में हो। लेकिन जो डिसऑर्डर होता है दोस्तों वो मेंटल रिगार्डिंग डिस्टर्बेंसेस क्रिएट अगर हो जाए वो कहलाता है दोस्तों डिसऑर्डर। मेरे ख्याल से क्लियर है। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, डिसेबिलिटी के अंदर भी टाइप्स है, डिसऑर्डर के अंदर भी टाइप्स है। एग्जामिनेशन में दोनों पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है ऐसा कि यार डिसेबिलिटी क्या है उसके टाइप्स एक्सप्लेन करो, डिसऑर्डर क्या है उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसेबिलिटी को समझे थे दोस्तों, इनएबिलिटी टू डू वर्क। अब इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसके 3 टाइप्स आप लोग को देखने को मिलने वाले। सबसे पहला होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और थर्ड आप लोग को देखने को मिलता है दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के बारे में। तो होता क्या है? इट इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। कई लोग को इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये है क्या। तो सिंपल वे में समझने की कोशिश करो, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो चलो इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं कि जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है जिसमें पर्सन को इंफॉर्मेशन समझने, याद रखने और प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है। आप कहोगे ये कैसे टाइप की डिसेबिलिटी, क्या ये देखकर पता चल सकता है? नहीं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को कहते हैं दोस्तों इनविजिबल डिसेबिलिटी। आई होप समझ में आ रहा है। ये तभी समझ में आएगा जब ऐसे टाइप का कोई काम दोगे जिसमें वो इंसान समझ नहीं पा रहा है, याद नहीं रख पा रहा है या किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। अब इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होता है? मेमोरी पावर अच्छा नहीं है, ज्यादा देर तक अटेंशन नहीं कर पा रहे हो, लर्निंग में आप लोग को डिफिकल्टीज हो रही है। वो तो हो रही है ना हो रही हो तो सच है। या रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग में आप लोग को दिक्कतें आ रही है। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आप लोग की कहलाती है दोस्तों कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कई लोग अपने आप को समझ लेंगे कि यार ये तो मेरी बात हो रही है। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोग को मेनली ना कुछ टाइप्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है मेमोरी डिसऑर्डर, दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी और लास्ट में होता है डायलेक्सिया। एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपर एक्टिविटी क्या होता है। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ना बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, स्पेशली ऐसे टाइप के बच्चे जिनका अटेंशन स्पान बहुत ही ज्यादा कम है। वो एक जगह ज्यादा देर बैठ ही नहीं पा रहे, भाग
भाग रहे हैं इधर से उधर और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, ऐसे टाइप के लोग जो है दोस्तों वो कहलाएंगे हाइपर एक्टिविटी के अंदर। नेक्स्ट बात कर ले तो दोस्तों वो है मेमोरी डिसऑर्डर। दोस्तों ऐसे टाइप के बच्चे जिनको ना किसी भी चीज को याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, वही चीज आप लोग को लिखी हुई, इंडिविजुअल हु हैज ऑडिटरी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग समथिंग। आपने कहे थे कि यार भाई अंडे लेकर आना, उन्हें डंडे लेकर आ गए, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट वो है डायलेक्सिया। ऐसे टाइप के इंडिविजुअल जिनको लिखने में, पढ़ने में और बोलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, ऐसे टाइप के लोग आते हैं डायलेक्सिया के अंदर। अब मुझे तुम सच सच बताना तुम किस कैटेगरी के अंदर आते हो। ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है, मुझे गारंटी है कि आप में से मैक्सिमम लोग के साथ ये तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो जरूर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इसमें भी ना कई लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे टाइप की डिसेबिलिटी होती है दोस्तों जिसमें स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स में लिमिटेशंस लग जाते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स कौन कौन सी होती है? रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब के अंदर आप लोग की इंटेलेक्चुअली फंक्शनिंग्स में लिमिटेशंस लग जा रहा है। आप कहोगे भैया ये क्या है यार, तो चलो सिंपल वे में समझते हैं। अगर किसी भी पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उसके अंदर रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में बहुत ही कम देखने को मिलती है। सिंपल वे में कहूं तो लर्निंग स्लो होना, रीजनिंग और थिंकिंग बहुत ज्यादा वीक होना, डेली एक्टिविटीज में भी लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है और इसके अंदर स्पेशली प्रैक्टिकल और सोशल स्किल्स अफेक्ट होती है। और दोस्तों याद रखना है इसके अंदर एडेप्टिव बिहेवियर भी अफेक्ट होता है, ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। साथ में दोस्तों एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि दोस्तों ये ना बिगिन होता है बिफोर 18 ईयर ऑफ एज में, मतलब 18 साल से पहले। थर्ड कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो यार मुझे लगता है कि सभी लोग जानते होंगे फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसे टाइप की लिमिटेशंस लग जाना जहां पे आप लोग फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो, मोबिलिटी नहीं हो पा रही। मोबिलिटी मतलब इधर से उधर आप मूव नहीं कर पा रहे, पैर ही नहीं है आपके तो आप मूव कैसे करोगे, या स्टेमिना के अंदर आप लोग के लिमिटेशंस लग गया है दोस्तों, तो ये कहलाता है फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसे टाइप की डिसेबिलिटी जिसमें आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, आप व्हील चेयर में आ चुके हो या आपको पैरालिसिस जैसा प्रॉब्लम हो गया है, वो आता है दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर। आई होप क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों सेंसरी रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक आपका विजन चला गया है, सुनाई नहीं दे पा रहा है, ये भी आप लोग का फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर ही आता है। तो आई होप आप लोग को तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप लोग को लगे तो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप लोग के लिए बहुत काम आएगा आपके रिवीजन के लिए। बाकी ये सारी चीजें आपको नोट्स में भी मिल रही है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। एक बार जल्दी से पूरे के पूरे हमारे जो टाइप्स थे एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता था? थिंकिंग, मेमोरी और लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर मैं बात करता हूं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, तो इसके अंदर क्या हो रहा था? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आईक्यू रिगार्डिंग जितना भी प्रॉब्लम था वो सभी के सभी इसके अंदर था, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर लिमिटेशंस लग गए थे। और लास्ट था आप लोग का फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें आप लोग की बॉडी के अंदर स्टेमिना की कमी, बॉडी सही तरीके से मूव नहीं कर पा रही है या बॉडी के पार्ट्स ही वर्क नहीं कर रहे हैं, वो आता था फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लिख दिया हूं, एक बार लगे तो आप उसको पॉज करके रीड कर लेना और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि क्लास 11 में स्कूल के टीचर्स मैक्सिमम टाइम रिपीट क्वेश्चंस देते हैं और वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के 10 साल के जितने भी टाइप के वैरायटी ऑफ स्कूल के टीचर्स क्वेश्चंस बना सकते हैं, सब कुछ इसके अंदर है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, माइंड मैप्स, आंसर की, टॉपर की शीट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रही है, इंक्लूडिंग सैंपल पेपर के साथ। तो इन सबको आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक के साथ। बुक के डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, अभी जाओ ऑर्डर करो और 100 मार्क्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में जो मेन 3 सब्जेक्ट है उसमें कितनी भी मेहनत कर लो शायद कभी 100 मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में सिर्फ मेहनत कर लिए, वीडियोस देखने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा ली, तो 100 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे और क्लास 11 के मार्क्स को ये बूस्ट कर देगा। तो मेरी इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों क्या कॉजेज होते हैं डिसेबिलिटी के? बहुत इजी पीजी है। क्या तो सबसे पहले जेनेटिकल कॉज हो सकता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं से निकल के आता है। हो सकता है आपके जीन्स के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आए, इस वजह से आपको डिसेबिलिटी हो गई। और कई बार क्या होता है दोस्तों, बीमारी की वजह से भी ये प्रॉब्लम निकल जाता है। कई बार एक्सरे में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सेकंड है दोस्तों गरीबी की वजह से। गरीबी एक मेजर कॉज है दोस्तों डिसेबिलिटी का। सीधी बात है यार, कई बार क्या होता है ना, गरीब लोगों के यहाँ पे पुअर सैनिटेशन की प्रॉब्लम होना, पैसे की कमी होने की वजह से कई बार अगर चोट लग भी गई तो वो लोग ना दिखाते नहीं है उस प्रॉब्लम को, और फिर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और हो सकता है आगे जाके कोई ना कोई लिम्स को काटना पड़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम हो गया है या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, जो एक्चुअल में डिसेबिलिटी जैसा प्रॉब्लम फेस करा देता है। तो मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे एक बहुत ही मेजर पार्ट बन गया है हमारे लाइफस्टाइल का। हर 5 में से 2% मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। अब वो या तो गर्लफ्रेंड के डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, डिप्रेशन, या सक्सेस के डिप्रेशन में,
ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आज के टाइम में मेंटल रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं। पहले के टाइम पे इस चीज को इतना ज्यादा सही नहीं समझा जाता था, पहले के टाइम पे तो इसको बीमारी ही नहीं समझी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं मेजर प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि आज के टाइम में शान और शौकत वाली दुनिया हो गई। हर किसी को चाहिए कि यार सारी चीजें मुझे दूसरों के जैसी चाहिए, उस वजह से आ जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी और हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके अलावा आप लोग को डिसेबिलिटी हो सकती है दोस्तों, एक्सीडेंट की वजह से, आप लोग का नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो गई स्पाइनल कॉर्ड में या फिर कहीं लिम्स वगैरह में, या माल न्यूट्रिशन की वजह से भी आप लोग को डिसऑर्डर हो जाता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है क्या, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में नहीं मिल पाते बॉडी के अंदर और आप लोग को बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से डिसेबल हो चुके हैं दोस्तों। माल न्यूट्रिशन की वजह से आप लोग फिजिकली वीक हो जाते हो, स्पेसिफिकली कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, या बोन सही तरीके से नहीं बन पाती है, या प्रोटीन डेफिसिट डाइट होने के चक्कर में बॉडी का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे टाइम पे भी डिसेबिलिटी माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखकर आ सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेते दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आप लोग के टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। देखो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी समझा दिया था, 3 टाइप की थी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। ऐसे डिसऑर्डर के अंदर आपके टाइप्स होते हैं। अब एक चीज मैं आपको एक और क्लियर कर देना चाहता हूं, ये टॉपिक ना बहुत कम आएगा क्योंकि पहले के टाइम में डिटेल में पूछे जाते थे, अभी एक एक दो नंबर के पूछे जा सकते हैं। आपको ये जितने भी टाइप ऑफ डिसऑर्डर है ये लगभग 5 डिसऑर्डर है, ADHD, SPD, ASD, ODD और OCD। इन सब के फुल फॉर्म आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, स्पेशली तो जैसे ADHD, इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर किसी भी बच्चे को ध्यान लगाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है बच्चा इस दौरान। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है और आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कहीं और ही गुम हो, आपका अटेंशन ही नहीं है पढ़ने में, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो और बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव बिहेवियर है दोस्तों, तो वो आता है आप लोग का ADHD की कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा दूसरा आप लोग का है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन से आने वाले जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से प्रोसेस ही नहीं कर पाते हैं। जैसे ब्राइट लाइट से इरिटेशन होना, किसी ने आपको हल्का सा टच कर दिया आप इरिटेट होने लग गए, किसी भी चीज की स्मेल और टेस्ट से आप बहुत ही ओवर सेंसिटिव हो जा रहे हो, ऐसी टाइप की कैटेगरी आप लोग की SPD के अंदर आएगी। नेक्स्ट है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बच्चे को कम्युनिकेशन करने में, सोशल इंटरेक्शन में और बिहेवियर को कंट्रोल करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसमें कोई भी इंसान है, आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अब वो बात अलग है कि हो सकता है आपको इग्नोर कर रहा हो। इसके अंदर ऐसे टाइप के बच्चे आप लोग को देखने को मिलेंगे जो अकेले खेलना पसंद करते हैं, ज्यादा ग्रुप में नहीं रहते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं और स्पेशली दूसरों से तो बात बहुत ही कम करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का ODD, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसके अंदर होता क्या है कि जो सामने वाला बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की बिल्कुल भी नहीं सुनता है, हमेशा आर्ग्यू करेगा, अपोज करेगा, उसे लगेगा जो वो कर रहा है वो सब सही है, जिद करना, गुस्सा जल्दी आ जाना, रूल्स को फॉलो ना करना, ऐसे टाइप की कैटेगरी के बच्चे आप लोग को ODD के अंदर आते हैं। और लास्ट होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर कई सारे लोगों को अनवांटेड थॉट्स आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे वो गेट बंद है कि नहीं, 10 बार जाके गेट चेक कर रहे हैं, मतलब गलत चीज के लिए नहीं, मतलब ऐसे कि यार डर लग रहा है। कई ऐसे बच्चे रहते हैं कि बार बार जाके हाथ धो रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जम्स मर ही नहीं रहे, बार बार ही हाथ धो रहे, पता नहीं क्यों, सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसे टाइप की कैटेगरी के लोग OCD के अंदर आते हैं। आई होप क्लियर है सब लोग को। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो सकता है आप में से कई सारे लोग होंगे जो इस कैटेगरी के अंदर तो आते होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले एटिकेट सी बात कर लेते दोस्तों, जितने भी यार जो दिव्यांग लोग रहते हैं उनको कभी भी आप लोग मेंटली चैलेंज या फिर हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंज जैसे वर्ड यूज मत किया करो। ये वर्ड कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, उन्हें सोसाइटी से अलग क्रिएट करते हैं। उसकी जगह आप चाहो तो दिव्यांग या फिर डिफरेंटली एबल वर्ड के तौर पे उनको पुकार सकते हो, बुला सकते हो। आई होप क्लियर है। तो वर्डिंग को यहाँ पे चेंज करना है जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि यार लोग हमें दूसरों से अलग समझते हैं। नेक्स्ट आप लोग को एटिकेट में ध्यान देना है दोस्तों कि कभी भी जिस भी डिसेबल पर्सन से आप मिल रहे हो तो हमेशा उनसे उनका पास्ट के बारे में बार बार मत पूछो, भाई वो वैसे ही ट्रॉमा में। दोस्तों जो नेक्स्ट आप लोग की डिसेबिलिटी एटिकेट से वो ये है कि कभी भी जो भी डिसेबल पर्सन है उससे आप लोग पहले हैंडशेक मत करो, उनकी तरफ से आने दो फिर आप हाथ मिलाने की कोशिश करना। नेक्स्ट इसके अलावा है कि हमेशा असिस्टेंट ऑफर नहीं करना है कि अरे भाई मैं आपको उठा देता हूं, उधर ले जा लेता हूं। अगर वो आपसे असिस्टेंस मांग रहे हैं दोस्तों तभी आप लोग की डिसेबिलिटी वाले लोगों की हेल्प आपको करनी चाहिए, अदरवाइज उनको बुरा लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई एडल्ट है, मतलब कोई एडल्ट डिसेबल पर्सन है तो उसको एडल्ट की तरह ही ट्रीट करें। इसके अलावा दोस्तों कभी भी ऐसा ना करिए कि यार जिस भी पर्सन से आप मिल रहे हैं उसको किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के नाम से आप उसको बुला रहे हो तो गलत बात है। आप हमेशा उसको उसके फर्स्ट नेम से ही पुकारे। जैसे किसी का नाम राहुल है तो भाई राहुल, मतलब अब लाइक
उसको उसकी डिसेबिलिटी के नाम से ना पुकारे। ये सब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों किसी की आंख नहीं है, मान लो किसी को दिखाई नहीं देता है, तो जब भी आप उनसे ग्रीट करते हो तो उस दौरान आप अपना नाम भी पुकारे उनके सामने और बताएं कि लाइक हाय आई एम जकी, कैसे हैं आप, इस टाइप से। इसके अलावा कोई व्हीलचेयर वाला पर्सन है तो आप ऐसा ना करें कि व्हीलचेयर में आप उसको मतलब लेकर जा रहे हो और पूरा व्हीलचेयर में ही चढ़ जाओ, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना आप लोग को। ये सभी के सभी डिसेबिलिटी के एटिकेट्स है। डिसेबिलिटी के एटिकेट्स मतलब वो गाइडलाइंस दोस्तों जो आपको फॉलो करना है जिससे कि आप डिसेबल पर्सन को प्रॉपर तरीके से डील कर पाओ और उन्हें बुरा भी ना लगे और उन्हें ऐसा फील हो कि आप उनको नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है आप लोग का एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, नॉर्मल लोगों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन था वो फिजिकल एजुकेशन था, डिसेबल लोगों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन उसे हम लोग एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर क्या करता है, स्पेशली डिजाइन किया गया ऐसा टाइप का प्रोग्राम जो स्पेशली इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो, कॉग्निटिव डिसेबल हो या फिजिकली डिसेबल हो, हर टाइप के डिसेबल बंदों के लिए इस प्रोग्राम को क्रिएट किया गया जिससे कि उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हो सके जिससे कि वो भी सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे से रह पाए और एक गुड सिटीजन बन पाए। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। बस डेफिनेशन को आप लोग को डिसेबल लोगों के अकॉर्डिंग समझा देना है। अब एम क्या होगा, याद करो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होता था। मैं कह सकता हूं कि यार एम होता था ओवरऑल डेवलपमेंट कराना, तो यहाँ पे भी ओवरऑल डेवलपमेंट कराना ही एम है डिसेबल लोगों का। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे भी लिखी हुई है। कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें समझाना आप लोग को उन लोगों को जो डिसेबल है। अगर वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर आ रहे दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आ रहे तो उनकी मोटर स्किल्स को हम लोग को डेवलप करना है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और सोशल ग्रोथ कराने में हेल्प करनी है जिससे कि वो लोग अपनी लाइफ को और ज्यादा सक्सेसफुल बना सके और पॉजिटिवली अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से जी पाए। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मोटर स्किल्स डेवलप होगी। जितने भी डिसेबल लोग हैं वैसे वो लोग एक जगह बैठे रहते हैं, ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, तो फंक्शंस में लिमिटेशंस और ज्यादा लग जाएगी वक्त के रहते रहते। तो ऐसी प्रॉब्लम ना निकल के आए, इस वजह से हम लोग फिजिकल एजुकेशन में उनको लेकर आए सो दैट मोटर डेवलपमेंट उनका हो सके, साथ में फिजिकल फिटनेस लेवल बढ़ पाए। अदरवाइज उनको ढेर सारी डिजीजेस घेर सकती है अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे। तो हमें इंश्योर करना है कि हर एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में डिसेबल लोग आके पार्टिसिपेट करें, एजुकेट हो कि फिजिकल एजुकेशन उनके लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिसेबल स्पोर्ट्स होते हैं तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी भी डेवलप कर सकते हैं हम लोग फिजिकल एजुकेशन के दम पे। और जितने भी डिसेबल लोग रहते हैं वो लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हैं, तो उनका सोशल इंटरेक्शन होगा, सोशल कैसे वो लोग एडजस्ट कर पाएंगे, ये सारी चीजें वो सीखेंगे। अदरवाइज घर पे रहेंगे तो हमेशा परेशान होते रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, नई दोस्तियां बनेगी, एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को और न्यू बॉन्डिंग्स बना सकते हैं नए लोगों के साथ मिलकर। आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों को कौन कौन से वेरियस रोल्स होते हैं प्रोफेशनल्स के और सीडब्ल्यूएसएन के लिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर डिटेल नहीं है। तो अलग अलग प्रोफेशंस आप लोग देखने वाले। सबसे पहला जो प्रोफेशन है वो है काउंसलर का। काउंसलर हर फील्ड में आप लोग को देखने को मिलता है, सेम ऐसे ही चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के अंदर भी एक काउंसलर होता है। इसका काम है उन बच्चों के मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे सपोर्ट करना, चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम और फीलिंग्स को समझना, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करना, उनकी जिंदगी के अंदर किसी भी टाइप का स्ट्रेस और एंजाइटी आ गया तो उसको दूर करने का काम ये करेंगे। और उन्हें एकेडमिक सोशल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, उन्हें एकेडमिक सोशल और प्रॉपर लाइफ, और इनका ये भी काम होता है दोस्तों कि उनको एकेडमिक्स में भी हेल्प करना और साथ में कैसे वो फ्यूचर में आगे, और साथ में ये लोग एकेडमिक भी हेल्प करते हैं और करियर गाइडेंस की भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं काउंसलर्स। तो काउंसलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली डिसेबल लोगों के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। क्या होता है एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को हम लोग ओटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा टाइप का प्रोफेशन होता है दोस्तों जिसमें ये लोग बच्चों को स्पेशली डेली लाइफ का काम कैसे किया जाता है इंडिपेंडेंटली वो सिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, इन सब के बारे में आप लोग को सिखाते हैं कि कैसे इन सब चीजों को करना है। और साथ में जितने भी फाइन मोटर स्किल्स हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स है इसको डेवलप करने में ध्यान देते हैं। और साथ में ये लोग ये भी फोकस करते हैं कि जितने भी डिसेबल बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें जिससे कि डिसेबिलिटी का इंपैक्ट लाइफ में और ज्यादा कम हो। नेक्स्ट होता है दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में आपको पता ही होगा। इनका रोल क्या होता है, टू मैनेज द चिल्ड्रन विद द मूवमेंट डिसऑर्डर। अब ये मूवमेंट डिसऑर्डर का क्या मतलब हो रहा है, बॉडी के मूवमेंट और मसल्स को इंप्रूव करने में लोग फोकस करते हैं। लाइक किसी को वॉकिंग नहीं आ रही है तो उसको वॉकिंग सिखाने का काम करेंगे, किसी को बैठने में दिक्कत हो रही है तो बैठना सिखाएंगे, बॉडी सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रही है, बॉडी का सही तरीके से पोस्चर नहीं बन पा रहा तो उसको इंप्रूव
इंप्रूव करने पे ध्यान देंगे। साथ में आप लोग की बॉडी के अंदर एक्सरसाइज के साथ साथ वेरियस टाइप की मसाजेस भी करते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। और साथ में किसी भी टाइप की अगर कोई डिफॉर्मिटी हो गई है तो उससे ये दूर करने में कंप्लीट हेल्प करने का काम ये करते हैं। सिंपल वे में कहूं तो यार नॉर्मल पर्सन भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। क्या आप अभी तक के फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट होता है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के टीचर। फिजिकल एजुकेशन के टीचर का काम क्या होता है कि डेली आपको स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज में इंडल्ज रखना, जिससे कि वो जो चाइल्ड है वो फिजिकली फिट हो सके और साथ में मेंटली स्ट्रांग बन पाए। तो इनका काम क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटीज आप लोगों को करवाना है, वेरियस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना है, फिटनेस लेवल को बेटर करना है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो स्पोर्ट्स में तो उसके पार्टिसिपेशन में हेल्प करने का काम ये करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीच थेरेपिस्ट। कई ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनको बोलने में तकलीफ होती है, सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो कैसे बोलना है, स्पीच और कम्युनिकेशन को फिक्स करने का ये काम करते हैं। मतलब किसी को स्पीच डिसऑर्डर है तो उसको ठीक करेंगे, आपको डिफरेंट टाइप की स्पीकिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे जिससे कि आपका कम्युनिकेशन और अच्छा हो जाए, आपकी लैंग्वेज की स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कराएंगे जिससे कि आप लोग बोलने में और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ लोगों के साथ। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्पेशल एजुकेटर। इनका स्पेशली रोल क्या होता है दोस्तों? जितने भी डिसेबल बच्चे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कराने में हेल्प करते हैं। अब इन्हें स्पेशल एजुकेटर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ CWSN के लोगों को ठीक करने में ही हेल्प करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सभी की सभी चीजें क्लियर हो गई। एक एक करके जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। काउंसलर जो आपको इमोशनल सपोर्ट देगा और फ्यूचर के लिए गाइड करेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डेली लाइफ के स्किल्स को सिखाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपके बॉडी के मूवमेंट को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो आपको फिजिकली फिट बनाने में हेल्प करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट है स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल मेथड्स को यूज करके आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट को क्रिएट करने का ये काम करते हैं। तो ये रहे दोस्तों सभी के सभी आप लोग के रोल्स वेरियस प्रोफेशंस के। एक बार आपको लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको रीड कर लेना एक बार। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और ये सभी चीजें आप लोग को मेरे प्रॉपर नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी। तो नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को गिवन है। और साथ में दोस्तों अगर फिजिकल एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हो क्वेश्चंस की प्लीज प्रैक्टिस कर लेना और स्पेशली पेज नंबर 80 ओपन करना। इसके अंदर आप लोग एक सेल्फ असेसमेंट पेपर मैंने प्रोवाइड किया एंटायर चैप्टर के ऊपर किस टाइप के आपके स्कूल के टीचर्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो सभी के सभी इसके अंदर मिल जाएंगे और आखिरी में इसके आंसर्स आप लोग को अवेलेबल है। तो इसको भी आप लोग को प्लीज प्रैक्टिस करना है। इस बुक के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, Amazon के थ्रू जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। बाकी कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी आप लोग की हेल्प करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। और साथ में दोस्तों ज़की सौदागर फिजिक्स नाम से मेरा फिजिक्स का भी चैनल है, तो दोस्तों उसको भी सब्सक्राइब आज कर लीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि फिजिक्स रिगार्डिंग हेल्प आप लोग को यहाँ मिलते रहेगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।